हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने पहली क्लास में पहला चैप्टर जो शुरू किया था, भारत में यूरोपियों का आगमन, तो हमने उस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में जाना था। उस चैप्टर को हमने थोड़ा बहुत जाना था और आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य केरल पहुंचा और जहां का राजा जमोरिन था। तो इसने जमोरिन से कालीकट में व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन जमोरिन ने मना कर दिया और यही इनके बीच विवाद का कारण बना। उसके बाद 2-3 महीने रहने के बाद वापस से वास्को डी गामा पुर्तगाल आ गया और उसने भारत से जो भी स्पाइसेस या गुड्स परचेज़ किए थे, उसने जब उसे सेल किया वहाँ पे, तो उसे 60 गुने का मुनाफा हुआ पुर्तगाल में। आगे हम देखेंगे कि 15वीं शताब्दी में सन 1500 में पुर्तगाली सम्राट ने पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भारत भेजा, जिसमें कि लगभग 1200 सैनिकों के साथ पेड्रो अल्वारेस कैब्राल भारत आया था। ये भी जब भारत पहुंचता है तो ये भी कालीकट पहुंचता है और कालीकट में जमोरिन से मिलके वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने की अनुमति मांगता है और जमोरिन उसे अनुमति दे भी देता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि वहाँ पहले से जो अरबी व्यापारी हैं, उनका पहले से ही भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार है। उनको ये बात पसंद नहीं आती कि कोई इस व्यापार में उनके अलावा भी अन्य कॉम्पिटिटर एंटर करे, तो इस बात का वो विरोध करते हैं और जमोरिन कैब्राल और अरबियों के बीच एक युद्ध होता है और उसमें जो कई पुर्तगाली सैनिक घायल होते हैं और मारे जाते हैं। कैब्राल जमोरिन से मदद मांगता है, लेकिन जमोरिन अरबियों के खिलाफ पुर्तगालियों को मदद देने से मना कर देता है और अल्टीमेटली ये होता है कि कालीकट में व्यापार करने का मंसूबा छोड़ के कैब्राल वापस कालीकट में व्यापार करने का मंसूबा छोड़ के कैब्राल कोचीन में फैक्ट्री डालता है। कालीकट को छोड़ के कोचीन में फैक्ट्री डालता है और कोचीन के राजा से अपने इसके अच्छे संबंध आगे डेवलप होते हैं और कोचीन और कालीकट की पहले से ही राइवलरी चली आ रही थी, जिसका कैब्राल को फ़ायदा भी मिलता है। उस कोचीन के बाद फिर कैब्राल कन्नूर में भी फैक्ट्री डालता है और यहाँ पे भी वे व्यापार शुरू करता है और थोड़े टाइम यहाँ रहने के बाद कैब्राल भी वापस पुर्तगाल चला जाता है और जब वो पुर्तगाल पहुँचता है तो वो भी भारी मुनाफे के साथ भारत से पुर्तगाल पहुँचता है। इस क्रम में हम जब आगे देखते हैं कि एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगाली कंपनी है, इस कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है वो भी कोचीन में ही स्थापित होती है। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली जो कंपनी है, उसकी पहली फैक्ट्री जो ऑफिशियल फैक्ट्री कोचीन में स्थापित होती है 1503 में। 1503 में स्थापित होती है और उसको स्थापित करने का श्रेय पुर्तगाली स्क्वाड्रन कमांडर होता है उस टाइम पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो आगे चल के पुर्तगाल का दूसरा वायसराय भी बनेगा। तो इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी पुर्तगाली कंपनी की और 1505 में इसने कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित करी। कितने में? 1505। तो ये एक फैक्ट है जिसे हम याद रखेंगे। 1503 और 1505। 1503 में कोचीन में फैक्ट्री डाली पुर्तगालियों ने और 1505 में कन्नूर में। हम देख रहे हैं कि पुर्तगाली धीरे धीरे अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, अपनी कंपनी की नींव मजबूत कर रहे हैं और भारत के समुद्र तटीय जो बंदरगाह हैं उस पर अपनी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जहाँ से व्यापार होता है, उन पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं। तो इस पुर्तगाली कंपनी का जो विस्तार होते देख जो पहले से मौजूद अरबी व्यापारी, जिनका भारत के व्यापार पे कई दशकों से एकाधिकार था, ये चीज़ उनको खटक नहीं लगती है। ये उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगती कि उनके इस व्यापार में जिस पे उनकी मोनोपोली है उसमें कोई और शेयर होल्डर आए, उनका प्रॉफिट और
उनका प्रॉफिट किसी और के साथ ना बटे। आगे हम देखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी के विस्तार और पुर्तगाली कंपनी के विस्तार के लिए उसके भारत में उसके व्यापारिक विस्तार के लिए उसे भारत में एक पॉलिटिकल पावर के रूप में मजबूत करने के लिए पुर्तगाली सम्राट ने 1505 में पुर्तगाली कंपनी को रन करने के लिए एक वायसराय की नियुक्ति की। तो 1505 में जो पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त होता है उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में पुर्तगाल का वायसराय बन के आया और आगे ये पुर्तगाली कंपनी को पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। और इसको यह अनुमति मिली थी पुर्तगाल के सम्राट की तरफ से कि पुर्तगाली कंपनी के विस्तार के लिए पुर्तगालियों को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में मजबूत बनाने के लिए भारत के पश्चिमी पूर्वी तटों पे फैक्ट्री डालने की पूरी अनुमति है। अगर इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, अगर युद्ध लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कर सकते हैं। जो भी पुर्तगाली इंटरेस्ट के लिए भारत में अच्छा हो आप वो कर सकते हैं। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि 1503 में जैसे कि कोचीन में फैक्ट्री स्थापित हुई, 1505 में कन्नूर में, उसके बाद 1505 में ही पुर्तगाली वायसराय नियुक्त हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अब देख रहे हैं पुर्तगाली जो कंपनी है अपने कंपनी के प्रशासन को भी अब मजबूत कर रही है, क्योंकि वायसराय नियुक्त हो गया है कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, कंपनी के विस्तार के लिए, कंपनी को भारत में और मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं अब अरबियों के लिए, अरबियों के व्यापारिक एकाधिकार के लिए ये खतरनाक था। तो आगे चल के हम देखेंगे कि अब पुर्तगालियों और अरबियों के बीच संघर्ष का दौर आ जाएगा, इनके बीच संघर्ष बढ़ जाएंगे। ये इन दोनों की कोशिश होगी कि एक दूसरे को उखाड़ के फेंकना। हम एक बार अरबियों का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था और ये किस प्रकार से भारत से व्यापार करते थे और मुनाफा कमाते थे, एक बार हम इसे समझ लेंगे। अरबी भारत के पश्चिमी तट पे ज़्यादातर थे और भारत के पश्चिमी तट में जैसे कि कालीकट हो गया और ऊपर गोवा हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सारे बंदरगाह थे। इनसे यहाँ से अरबी सामान अपने जो समुद्री जहाज़ थे उसमें अपने कार्गो लाद के ले जाते थे। ये जो व्यापारिक रास्ते हैं हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। तो फारस की खाड़ी से होते हुए, इराक होते हुए, टर्की से इन्हें यूरोप पहुँचाते थे। और दूसरा जो रास्ता था अरब सागर से होते हुए अडन की खाड़ी, लाल सागर, और उसके बाद इजिप्ट में एक कोस्टल सिटी है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पे ये सामान मतलब कार्गो उतरता था। यहाँ से फिर भूमध्य सागर में शिप्स पे लाद के फिर दोबारा से ये भूमध्य सागर होते हुए इटली का जो उस टाइम ट्रेडिंग हब था, वेनिस, रोम, नेपल्स, जेनेवा, ऐसी जगहों पे पहुँचता था और यहाँ से पूरे यूरोप में सप्लाई होता था। तो हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा जो ट्रेड रूट है, ये जो ट्रेड रूट है एशिया और यूरोप के लिए, इस पर अरब का कब्जा है, ये हमें पता ही है। तो इसमें जो इस ट्रेड रूट में सामान के आने जाने से भी अरबियों की कमाई होती थी। और उसके बाद एक तो इनका व्यापारिक एकाधिकार था ही, प्लस जो व्यापारिक रूट पे इनका एकाधिकार था, इससे क्या था कि इन रास्तों पे जो राजा शासन करते थे वो राजा भी इस व्यापार से पैसे कमाते थे, जो अरबी राजा हों चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ पे ऑटोमन्स हो, यहाँ पे इजिप्ट में मामलुक सुल्तान हो। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब 1505 में देखते हैं, 1503 के बाद से 1458 के बाद से जैसे जैसे पुर्तगाली भारत में अपना विस्तार कर रहे होते हैं, वास्को डी गामा के आने के बाद से तीन में कोचीन में फैक्ट्री, कन्नूर में फैक्ट्री, उसके बाद 1505 में वायसराय अपॉइंट हो जाते हैं अल्मेडा। तो पुर्तगाली इनके व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती देते हुए और अब ये हिंद महासागर से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए ये अफ्रीका के कोस्ट होते हुए पुर्तगाल पहुंचते हैं और यहाँ से फिर ये यूरोप में सामान बेचते हैं। तो अब क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये यूरोपीय, चाहे इजिप्ट के मामलुक सुल्तान हो, अरे ये अरब के
व्यापारी हों, ऑटोमन साम्राज्य हो, यहाँ के व्यापारी हों, या फिर ये कालीकट में जो जमोरिन हो, ऐसे गुजरात का शासक उस टाइम में महमूद बेगड़ा हो। तो इनके व्यापार को कहीं न कहीं धक्का लगा, जो इनका व्यापार में एक मुनाफा था, अब वो मुनाफा बँटने लगा, उसमें पुर्तगाली भी एक प्रतिभागी बन गए। तो अब इस पुर्तगालियों को इस व्यापार से निकालने के लिए क्या होता है कि इजिप्ट के मामलुक सुल्तान और अरबी ट्रेडर्स, और उस टाइम पे गुजरात में जो एक शासक था, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा, और ये कालीकट में जमोरिन, इजिप्ट में मामलुक सुल्तान अरबी, और गुजरात का शासक बहादुर शाह। कालीकट में जमोरिन, जिसको टर्कियों का ऑटोमन का साथ ऑटोमन का समर्थन था। ये सारे मिलके इनका पुर्तगालियों से युद्ध होता है। इनका पुर्तगालियों से 1508 में चौल में एक युद्ध होता है, जिसे चौल का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में पुर्तगालियों की बुरी तरीके से हार होती है, और इस युद्ध को लीड उस समय तत्कालीन पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कर रहा होता है, और इस युद्ध में उसका बेटा भी मारा जाता है। तो इस युद्ध में कहीं न कहीं पुर्तगालियों को एक भारी नुकसान होता है। लेकिन पुर्तगाली शांत बैठने वालों में से नहीं थे। अगले साल उन्होंने 1509 में ही इजिप्ट के मामलुक सुल्तान और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और ये अरबी और जमोरिन, ये जो इनकी पुरानी जो संयुक्त सेना थी, इनका और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध होता है, जिसे दीव का युद्ध कहते हैं। और 1509 में होता है। दीव यहाँ कहीं पे है, जो रेड डॉट आपको दिख रहा है। तो इनके बीच युद्ध होता है 1509 में, जिसे दीव का युद्ध बोलते हैं। और दीव के युद्ध में, ये दीव के पास ही, दीव जो आइलैंड है, इसके पास ही समुद्र में इन दोनों के नेवी के बीच, समुद्री सेना के बीच युद्ध होता है। और इसमें पुर्तगाली इस युद्ध में जीत जाते हैं। इनके जीतने का कारण भी ये होता है कि कहीं न कहीं तीनों की सम्मिलित जो नौसेना होती है, उससे कहीं ज़्यादा पुर्तगालियों की नौसेना मजबूत होती है। तो दीव के युद्ध में पुर्तगाली जीत जाते हैं, और इसके बाद कहीं न कहीं भारत में इनकी स्थिति दिनों दिन बड़ी तेज़ी से मजबूत होती जाती है, और ये अरब व्यापारियों का दमन और तेज़ कर देते हैं। इस युद्ध में ने कहीं न कहीं पुर्तगालियों को भारत में इस्टेब्लिश होने में बहुत मदद की थी। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आने वाले 7-8 सालों में ही पुर्तगाली अरबियों, जो अरब ट्रेडर्स हैं, अरब व्यापारी हैं, उनको भारत से बिल्कुल बाहर उखाड़ देंगे। पुर्तगाली कंपनी के भारत में विस्तार के क्रम में हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा होता है, उसने एक पॉलिसी चलाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा गया। इस पॉलिसी में ये था कि हिंद महासागर, ये रहा हिंद महासागर, और जो अरब सागर है, और नीचे ये हिंद महासागर है। तो अरब सागर और हिंद महासागर का जो ये समुद्री व्यापार है, इस पर पूरा नियंत्रण होना, पुर्तगाली कंपनी का पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल होना, और भारत के अंदरूनी इलाकों की अपेक्षा, ये जो अंदरूनी इलाके हैं, इनकी अपेक्षा भारत के जो कोस्टल सिटीज़ हैं, जो बंदरगाह, जो व्यापारिक हब हैं, जो जहाँ से व्यापार होता है, समुद्र तटीय एरिया, जो शहर हैं, जो बंदरगाह हैं, उन पे कहीं न कहीं पुर्तगालियों का ज़्यादा नियंत्रण रहे। यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। हम देखते हैं कि 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद और दूसरा वायसराय आता है, और 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगाली कंपनी के लिए एक अच्छा खासा इसने नींव तैयार कर दिया था। और इसी नींव को जो अगला वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में आता है, इस नींव को वो और मजबूत करता है, और पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में और विस्तृत करता है। और कहीं न कहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में काम करता है। 1509 में अल्बुकर्क का सबसे पहला काम ये होता है कि वो कोचीन को पुर्तगालियों की राजधानी, पुर्तगाली कंपनी का हेडक्वार्टर बनाता है। और उसके बाद 1502 में उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने बीजापुर के, ये बीजापुर रहा, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा पोर्ट को जीत लिया। उसने गोवा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पश्चिमी तट है इस पे पुर्तगाली धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां और बढ़ाते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाहों पे, जो व्यापारिक बंदरगाह हैं, उन पे कंट्रोल करते जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि अल्बुकर्क ने अरब सागर और हिंद महासागर में पुर्तगालियों को और मजबूत किया। ये अरब सागर और हिंद महासागर को पुर्तगालियों के पूर्ण नियंत्रण में लाने का काम किया। जैसे कि ये एडन के खाड़ी में यहाँ पे एडन बंदरगाह हो या फिर यहाँ पे हॉर्मुज़ और यहाँ पे मलक्का, ये ऐसे बंदरगाह थे जहाँ से लगभग पूरे व्यापार पे नियंत्रण किया जा सकता था अगर इन पे कंट्रोल हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापारिक जहाज़ थे इन्हीं से होकर क्यों गुजरते थे, क्योंकि ये व्यापारिक रास्तों, ये मुख्य व्यापारिक रास्ते थे, उन पर ये बंदरगाह आते थे। तो जो अभी तक अरबियों के नियंत्रण में थे, आने वाले सालों में हम देखेंगे कि अल्बुकर्क इनको पुर्तगाली नियंत्रण में ले आता है। 1511 में मलक्का पोर्ट जो होता है ये पुर्तगालियों के कब्जे में आता है 1511 में। उसके बाद आगे देखते हैं कि 1515 तक एडन पोर्ट और यहाँ पे हॉर्मुज़, जो कि एक बार हम थोड़ा सा इसे क्लियर देख लेंगे। हॉर्मुज़ जो यहाँ कहीं पे है, ये रेड डॉट है हॉर्मुज़, और अदन पोर्ट और ये मलक्का जो हम देख ही चुके हैं। तो इन पे पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है 1511 में मलक्का में, और अदन और हॉर्मुज़ में 1515 तक कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरब सागर और भारत के मुख्य जो तटीय बंदरगाह, तटीय शहरों के अलावा भी हिंद महासागर और अरब सागर में भी पुर्तगालियों का लगभग 1515 तक कंप्लीट कंट्रोल, नियंत्रण हो जाता है। और इन्होंने अरबियों को इस प्रकार से भारतीय जो व्यापार था, जिस पे अरबियों का कभी एकाधिकार हुआ करता था, अरबियों को उन्होंने इस व्यापार से पूर्णतः कंप्लीटली बेदखल कर दिया। इन पोर्ट्स पे कब्जा करने का पुर्तगालियों को एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इनसे ज़्यादातर जो ये व्यापारिक मार्गों पे आते थे, तो इससे क्या होता था, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक शिप्स गुजरते थे। तो ये पुर्तगालियों में नियंत्रण आने के कारण पुर्तगाली उन जो भी शिप्स यहाँ से गुजरते थे इन बंदरगाहों से, उनसे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ये तो इसने कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया, और पुर्तगाली कंपनी जिससे कि मजबूत हुई आने वाले दिनों में। आगे हम देखेंगे कि अल्बुकर्क ने भारत में जो सती है उसको बंद कराने का प्रयास किया। सती प्रथा को पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है भारत में। साथ साथ हम एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे, जिसको हमने भी बैकग्राउंड में पढ़ा था, कि अरब सागर और ये हिंद महासागर के पूरे समुद्री जो क्षेत्र है, इसके पूरे व्यापार पे जब पुर्तगालियों का पूरा कंट्रोल हो जाता है, पूरा नियंत्रण में ये जब क्षेत्र आ जाता है पुर्तगालियों के, तो अल्मेडा क्या करता है, अल्मेडा एक कार्टेज नामक कर लगाता है, कार्टेज टैक्स। इसमें ये था कि अगर कोई भी, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो, चाहे कोई अन्य व्यापारी हो, अगर वो पुर्तगाली कंपनी से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, कोई अन्य है, तो अगर उसके शिप्स अरब सागर या हिंद महासागर में उतरते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया से भी ट्रेड होता था उस टाइम पे, स्पाइस के लिए इंडोनेशिया भी फेमस था, भारत से कहीं ज़्यादा ही। तो
ये हिंद महासागर और अरब सागर में जो ट्रेड होता था, तो इनमें अगर कोई शिप उतरता है तो वो क्योंकि ये पूरा ओशियन पुर्तगालियों के कब्जे में है, इस पे पुर्तगालियों का नियंत्रण है, तो वो पुर्तगालियों को टैक्स देगा। अगर कोई ऐसा है जो टैक्स नहीं दे रहा है तो पुर्तगाली उसके जहाज़ों को लूट लेते थे, उन्हें जान से मार देते थे। और ये अपनी जो पुर्तगालियों की जो नेवी थी, ये सारा कंट्रोल लाने में, पूरा व्यापार अरबों को बेदखल करने में, पूरा भारतीय कोस्टल जो इंडिया के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र पे इन्होंने जो अपने आप को डेवलप किया था, और जो हिंद महासागर और अरब सागर में इन्होंने जो कंट्रोल पाया था, ये सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों की नेवी की मजबूती के कारण था। कि पुर्तगालियों की नेवी इस टाइम पे जो भी करंट में जो यहाँ पे जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत नेवी थी वो पुर्तगालियों की थी। और किसी को भी ट्रेड करने के लिए समुद्र में तो उतरना ही था, तो जहाँ पुर्तगालियों की नेवी मजबूत होने के कारण इसमें पुर्तगालियों ने एक तरफा बाजी मार ली। तो कार्टेज वो एक प्रकार का टैक्स था कि जिसमें कि अगर कोई ट्रेड करता है और वो समुद्र में उतरता है, तो उसका जहाज़ अगर शिप उतरता है समुद्र में, तो उसे पुर्तगालियों को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नहीं कोई पे करता है तो उसे मार दिया जाएगा, उसकी जहाज़ों को लूट लिया जाएगा। हम देखते हैं कि अल्बुकर्क ने सती को अबॉलिश किया, और अबॉलिश किया, उस पर प्रतिबंध लगवाया। उसमें बहुत हद तक इसको कामयाबी भी मिली उस टाइम पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अल्बुकर्क ने अपने लोगों को मतलब एनकरेज किया, पुर्तगालियों को, जो भी पुर्तगाली कंपनी के कर्मचारी थे, सैनिक थे, उनको एनकरेज किया भारतीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए। क्योंकि अगर इससे पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ेगी और इससे उनका भारत में पकड़ बढ़ेगी, और पुर्तगाली कंपनी भारत में मजबूत होगी। आगे हम देखते हैं कि 1529 से लेके 1538 तक एक नया वायसराय आता है पुर्तगाल का, नीनो डी कोन्हा। उसका सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे नीचे कहीं जहाँ कोचीन था, नीनो डी कोन्हा ने 1530 में आते ही कोचीन, जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो कोचीन की जगह 1530 में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। कब? 1530 में कोचीन से जो हेडक्वार्टर है ट्रांसफ़र करके उसे गोवा बना दिया गया, पुर्तगालियों का मुख्यालय। और आगे हम देखते हैं कि 1534 में मुग़ल बादशाह हुमायूं गुजरात पे अटैक करता है, गुजरात की तरफ बढ़ता है गुजरात पे हमला करने के लिए। उस टाइम गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह होता है। तो वो उसे पता है कि यहाँ पुर्तगाली जो बहुत मजबूत हैं, जिन पुर्तगाली कंपनी मजबूत है जो मुझे सैनिक सहायता दे सकती है, तो वो पुर्तगालियों से सहायता मांगता है, लेकिन और उसके एवज में उन्हें बसीन और दीव देने की बात करता है। तो 1534 में युद्ध से पहले ही वो बसीन पुर्तगालियों को सौंप देता है। तो इस प्रकार 1534 में पुर्तगालियों का बसीन पे भी अधिकार हो जाता है, और युद्ध के बाद दीव देने की बात होती है। लेकिन अचानक क्या होता है कि हुमायूं वापस चला जाता है, गुजरात पे वो अटैक नहीं करता है। इससे क्या होता है कि बहादुर शाह अपनी बात से मुकर जाता है और बोलता है कि दीव पुर्तगालियों को देने से मना कर देता है। तो जो नीनो डी कोन्हा होता है वो बहादुर शाह को मिलने के लिए दीव के पास बुलाता है, दीव के पास समुद्री जहाज़ पे बुलाता है कोन्हा को बहादुर शाह से मिलने के लिए। कोन्हा बुलाता है बहादुर शाह को मिलने के लिए, और जब बहादुर शाह वहाँ पहुँचता है तो उसे धोखे से मार दिया जाता है। और उसके बाद 1535 में हम देखते हैं कि दीव पे भी पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। तो 1535 में दीव और 1534 में बसीन, 1534 में। तो ये थोड़ा फैक्ट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो 1534 में बसीन कब्जे में आ जाता है पुर्तगालियों को, और 1535 में दीव पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाता है। हम आगे देखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी जब अपना विस्तार कर रही है, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि पश्चिमी तट पे पुर्तगालियों ने वो अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ डाली, बहुत सारा पश्चिमी तट के जो मुख्य बंदरगाह हैं, जो शहर हैं, पुर्तगालियों के कब्जे में, नियंत्रण में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अरब सागर, हिंद महासागर के व्यापार पे इनका पूरा अधिकार हो चुका है। मलक्का, हरमुज और अडन के जो पोर्ट हैं इनके कंट्रोल में है।
तो ये पश्चिमी तट के बाद अब पूर्वी तट, भारत के जो पूर्वी समुद्र तट होता है उस पर भी विस्तार करते हैं धीरे धीरे। अपनी कंपनी को भारत में थोड़ा विस्तार देते हैं ये। तो आगे हम देखेंगे, हम देखते हैं कि 1536 में ये 1536 में 1536 में ये जो मैप में दिख रहा है चिटगांव, तो 1536 में यहाँ फैक्ट्री लगती है बंगाल के शासक की अनुमति से। 1536 बंगाल का शासक उस टाइम होता है महमूद शाह। तो महमूद शाह की अनुमति से चिटगांव, और यहाँ यहीं पास में होता है सतगांव, तो यहाँ पे पुर्तगाली अपनी भारत के पूर्वी जो समुद्र तट है उस पर पहले ही फैक्ट्री लगाते हैं यहाँ पे बंगाल के शासक महमूद शाह की अनुमति से। आगे हम देखेंगे कि ये हुगली में भी फिर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं आने वाले दिनों में, हुगली में। और इस प्रकार पुर्तगाली अपनी कंपनी को भारत में धीरे धीरे विस्तृत करते रहते हैं, अपनी कंपनी को मजबूत बनाते रहते हैं और भारतीय व्यापार पे धीरे धीरे इनका हर तरीके से नियंत्रण होता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में पुर्तगाली कंपनी को भारत में अपार सफलता मिलती है। पुर्तगाली कंपनी पुर्तगाल से आती है और भारत में स्टैब्लिश हो जाती है और भारत पे अरबियों के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको ख़त्म करके अरबियों को भारत में से कम्प्लीटली निकाल के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करती है। न सिर्फ भारतीय व्यापार पर बल्कि समुद्र में भी। उसके पीछे का रीज़न होता है उनकी मजबूत नेवी का होना। और भारत में पुर्तगाली कंपनी के स्टैब्लिश होने का कारण ही पुर्तगाली जो नेवी है वो होती है, क्योंकि उस टाइम पे जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस टाइम पुर्तगाली नेवी के बराबर किसी की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी। चाहे वो उस टाइम पे तत्कालीन भारतीय जो जितने भी राजा, ना ही किसी ने इस बात पे ध्यान भी दिया कि हमें अपनी नेवी को मजबूत करना चाहिए। भले ही सब ज़मीन पे मजबूत थे लेकिन समुद्र में पुर्तगाली ही मजबूत थे और इसने कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को हमेशा एडवांटेज में रखा और पुर्तगाली कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश करने में सबसे मुख्य भूमिका निभाई पुर्तगाली नौसेना ने। हम जानते हैं कि पुर्तगालियों का शुरू से ही ये मोटो था, यही मंतव्य था कि भारतीय व्यापार पे से अरबियों को बाहर करना है, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना है, हिंद महासागर और अरब सागर पूरा पुर्तगाली नियंत्रण में लाना है। और ये पुर्तगालियों के भारत आगमन के बाद आने वाले 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने ये सब कुछ और लगभग कर दिया और पूर्णतः भारतीय व्यापार पर इनका एकाधिकार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पुर्तगालियों का कुछ और एजेंडे थे, जैसे कि भारत में ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि ये धार्मिक भारतीयों को ईसाईयत में अगर परिवर्तित कर देंगे तो धार्मिक रूप से भी इनको यहाँ पे बल मिलेगा। तो ये भी कहीं न कहीं पुर्तगालियों के एक एजेंडे में था। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पुर्तगाली ईसाईयत के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार से इतने उत्सुक रहते हैं, किस प्रकार से इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि ये जहाँ जहाँ भी इनकी भारत में उपस्थिति होती है वहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम गोवा ले सकते हैं। गोवा में इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराए। और आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि 1542 में जेसुइट मिशन जो पुर्तगाली मिशनरियाँ होती हैं उनका भारत में आगमन होता है। और एक टाइम पे तो ये अकबर को भी इनको लगने लगता है कि ये अकबर को, जो कि उस टाइम पे तत्कालीन भारतीय मुगल शासक होता है भारत में, उसको भी ये इनको लगता है कि वो परिवर्तित कर देंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये इनका एक छुपा हुआ एजेंडा जो ईसाईयत का प्रचार प्रसार भारत में करना था, ये भी एक एस्पेक्ट आगे हमें देखने को मिलेगा। और फिर जब डच और ब्रिटिश की भारत में एंट्री होती है तो किस प्रकार से पुर्तगालियों को एक कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी और धीरे धीरे फिर ये इनका पतन शुरू होगा। तो आने वाली क्लास में हम उसे देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।